हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वेंकटेश शर्मा और आज हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत से प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स को, बहुत से ऐसे फेनोमेनन्स जो उससे रिलेटेड है, बहुत से उससे रिलेटेड टर्म्स को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उससे रिलेटेड और भी अलग अलग जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर से एक बार याद दिला दूँ, ये लेक्चर सीरीज मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो इस साल किसी ना किसी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट जो बच्चे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों का अगर बेसिक कोई रह गया है, वीक है, तो वो लोग इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं जस्ट फॉर बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। जिसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ मिरर्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर। और फिर हम लोगों ने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब बात पर आते हैं जो एक्चुअली हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी, उसमें क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। जैसे ऑब्जेक्ट कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, उसके बाद पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स काफ़ी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, जो काफ़ी दूरी पर होते हैं, उन्हें हम एज अ पॉइंट, एज ए डॉट दिखाते हैं, इसीलिए उन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। और जो ऑब्जेक्ट्स कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होते हैं, उन्हें हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाते हैं। दूसरा, इमेजेस के जो टाइप्स देखे थे हम लोगों ने, वो कौन कौन से थे? रियल, वर्चुअल, लैटरली इन्वर्टेड, इरेक्ट, जो भी आएंगे अभी धीरे धीरे करके अलग अलग केसेस में, तो उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में। जैसे हम लोगों ने देखा था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ मिरर, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ ग्लास शीट इनटू द मिरर, क्या कर सकते हो? हम लोगों को एक एल्यूमिनियम शीट या फिर एक सिल्वर मेटल की लेयर वहाँ पर लगानी पड़ेगी, जिससे वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? मिरर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टर्मिनोलॉजी ऑफ द मिरर्स। उसमें हमने नियर अबाउट 6 से 7 डेफिनेशंस देखी थी। फॉर एग्जाम्पल, एक डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था पोल। व्हाट इज द पोल? इट इज अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर और लेंस। जो हम लोग देखते हैं कि एक सेंटर होता है, एक पॉइंट होता है, हाँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, मिरर का या लेंस का, जो भी आप बोल सकते हो। उसके बाद देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ मिरर और लेंस, उसका पार्ट नहीं होता। जब आप उसे स्फेरिकल सरफेस एज अ स्फेरिकल सरफेस कट करते हो किसी शीट में से, तब हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उस स्फेरिकल सरफेस के लिए, उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। What is the radius of curvature? The distance between center of curvature और pole, उसे बोला जाता है radius of curvature. What is the focus point? The point at which all the rays will be meet after reflection, that is called as focus point. ये भी हमने देखा था, principal axis पर ही आता है। What is the principal axis? The line which is passing through the center of curvature and pole called as principal axis. फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट एंड पोल, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। और सबसे लास्ट में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। और ये देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होता है, उससे हमेशा डबल होता है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखते हो, तो उसकी साइज, दैट मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज होता है। उसके बाद देखा था हम लोगों ने जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इमेज होगी वो एग्जैक्टली वाइस वर्सा होगी ऑब्जेक्ट के। मतलब मान लो हम लोग अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा, वो उसका एग्जैक्टली वाइस वर्सा इमेज का होगा।
सही है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ। सेकेंड लेक्चर को हमने एंड किया था कॉन्केव और कॉन्वेक्स से। फिर से हम याद कर लेते हैं एक बार। अगर कोई भी नेचर है, स्फेरिकल नेचर, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग आउटवर्ड कर्व को कवर कर देते हैं किसी लेयर से, सिल्वर लेयर, एल्यूमिनियम लेयर से, और इनवर्ड को हम यूज कर रहे हैं, इनवर्ड कर्व को हम यूज कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है कॉन्केव मिरर। इसे क्या बोला जाता है? कॉन्केव मिरर। और अगर मान लीजिए कि हम लोग इनर सरफेस को अगर लेयर लगा दे और आउटर सरफेस को हम यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसे बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के सबसे लास्ट इसमें देखी थी। यहां से हमें आगे कंटिन्यू करना है। अब हम शुरुआत एक ऐसी एक्टिविटी से करते हैं जिससे हम लोग इसको और अच्छे से समझ सके। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने बचपन में कई बार कंपास बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, उसको यूज किया होगा। किस चीज के लिए? पेपर बर्न करने के लिए। वही एक्टिविटी को आज हमें साइंटिफिकली डिस्कस करना है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि आप लोग वहां पर जो भी ग्लास या जो भी लेंस यूज करते थे वो कौन से नेचर का होता था, मतलब कॉन्केव था या कॉन्वेक्स था? सोच लीजिए एक बार। चाहिए तो वीडियो पॉज करके पहले एक बार उसके बारे में सोच लीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कॉन्केव में और कॉन्वेक्स में। और जबकि उस चीज के बारे में सवाल आए तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहले उतना कंफ्यूजन नहीं होता होगा, पर बाद में जब डेफिनेशन के हिसाब से क्लियर हो जाता है कि ओके ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है। बट जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो फिर हमें कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अभी ये सवाल है कि जो आपने बचपन में पेपर बर्न करने के लिए जो एक्टिविटी थी, जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो लेंस यूज की थी वो कौन सी थी? कॉन्केव थी या कॉन्वेक्स थी? तो ये सवाल का जवाब आप लोग अगर चाहो तो बताओ, आपको अगर पता है, या फिर एटलीस्ट सोच लो कि क्या है। बाद में फिर लेक्चर कंटिन्यू करते वक्त देखना कि क्या आपने जो सोचा था वो सवाल का जवाब सही था या गलत था। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर अगर हमने एक लेंस ले ली, ये लेंस ली है, और किसी एक दूर डिस्टेंस दैट मींस सन की रेज आ रही है उस तक, उसे हम लोग यहाँ पर एज अ रे कंसीडर करेंगे। वेव कंसीडर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि फिलहाल हम लोग ऑप्टिक्स का ऐसा पार्ट्स पढ़ रहे हैं जहाँ पर आप लोग लाइट को एज अ रे पढ़ रहे हो, वेव नहीं। मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि लाइट के दो नेचर होते हैं, ठीक है ना, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। अभी के लिए आप एक ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर जितने भी रेज लेंस पर आ रही है वह सभी की सभी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। और यहाँ पर आप एक पेपर कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप एक पेपर कंसीडर कर लीजिए। अब होगा क्या कि ये सारी की सारी रेज किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगी, कुछ इस तरीके से। और जहां पर वो सभी की सभी लेंसेस, सभी की सभी रेज, नॉट रिफ्लेक्टेड रेज, इट इज रिफ्रैक्टेड रेज, क्योंकि ये लेंस है, मिरर नहीं है। यहां पर मैं ये सारे के सारे इंसिडेंट रेज है जो पैरेलल है, और ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रेज है। मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज रिफ्रैक्टेड रेज। लेंसेस में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। ये याद रखना है, 10th लेवल 12th लेवल के नॉर्मल लेवल के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्टेड रेज जब जाकर किसी एक पॉइंट पर मिलेगी, वहां पर पेपर बर्न होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब आपका ये जो पॉइंट है जहां पर पेपर बर्न होना स्टार्ट हुआ, वो कौन सा पॉइंट है? फोकस पॉइंट। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आपने डेफिनेशंस में देखा है, टर्मिनोलॉजी में देखा है, द पॉइंट एट विच ऑल द रेज विल बी मीट, दैट इज कॉल्ड एज फोकस पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां पर सभी की सभी रेज जाकर मिलती है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस पॉइंट बोला जाता है। तो यहां पर वही बात है, ये सभी की सभी जाकर एक जगह पर मिल रही है, तो ये हुआ आपका फोकस पॉइंट। अब ये एक्सपेरिमेंट को किया क्यों जाता है, तो याद रखना इसका एप्लीकेशन। यहां पर मान लेते हैं ये पोल है और ये एफ फोकस है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है फोकल लेंथ। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन लिखवा देता हूँ आपको।
What is the application of this experiment? To determine the focal length of mirror और लेंस। आप इस एक्सपेरिमेंट को किस चीज के लिए करते हो? कोई भी मिरर के या फिर लेंस के फोकल पॉइंट को, फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अभी इसी चीज को, इसी एक्सपेरिमेंट को आपके बुक के हिसाब से अगर देखें, उस आपके बुक में लेंस से की जगह पर, उसकी जगह पर उन्होंने मिरर के विद द हेल्प ऑफ मिरर एक्सप्लेन किया है। तो क्या हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लेकर उसे यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि याद रखना, ये कॉन्वेक्स लेंस थी या डबल कॉन्वेक्स लेंस थी, सॉरी डबल कॉन्वेक्स लेंस थी, जो क्या होती है? कन्वर्जिंग होती है नेचर में। इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। नेचर में क्या होती है? ये कन्वर्जिंग होती है। और यही एक्सपेरिमेंट को अगर मान लो हम लोग करने जाए विद द हेल्प ऑफ मिरर, लेंस की जगह पर अब क्या लोगे आप? मिरर। मान लो मैंने इसको यहाँ पर कवर कर दिया, तो ये कौन सा मिरर हुआ? अब ये कॉनकेव मिरर। कौन सा हुआ? ये कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से आने वाले कुछ लाइंस को आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल एक्सिस मतलब सेंटर लाइन बोल लीजिए फिलहाल के लिए, ये ड्रॉ कर दिया। ये कुछ रेज आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो ऑब्वियसली सन से आ रही है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। सन से आने वाली ये जो रेज है, ये सभी की सभी पैरेलल है। किसको? ये जो मिडल लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, उसको क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर आप एक पेपर रख लोगे, तो वो जितनी भी रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगी, और वो जहां पर जाकर मिलेगी वहां पर पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। वो पेपर बर्न होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये जो है ये क्या हुआ? उस मिरर का फोकस पॉइंट हुआ। ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर भी कौन सा होता है? नेचर में कन्वर्जिंग होता है। इसका मतलब अगर आपको लेंस यूज करना है तो कॉन्वेक्स यूज करना होगा, बट अगर मिरर यूज करना है तो कॉनकेव मिरर यूज करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये दोनों कन्वर्जिंग होते हैं नेचर में। ये इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये है कि इसकी जगह पर कुछ और यूज करते, तो कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस यूज करते, नहीं चलता। कॉनकेव मिरर की जगह पर कॉन्वेक्स मिरर यूज करते तो भी नहीं चलता, जस्ट बिकॉज ऑफ वो दोनों डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। मतलब उन दोनों के जो बचे हुए हैं उनके केसेस में पेपर बर्न होने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि वो रेज को किसी भी एक पॉइंट पे कभी कन्वर्ज कर ही नहीं सकते। यहाँ पर नोट लिखवा देता हूँ मैं कि नोट में आपको ये लिखना है, फर्स्ट जो कॉनकेव मिरर होता है, जो आपके बुक में एक्टिविटी में बताया है, कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग नेचर में होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है। वो क्या होता है? डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। नेक्स्ट, जो कॉनकेव लेंस होती है वो डाइवर्जिंग होती है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो क्या होती है? कन्वर्जिंग होती है। ये रूल्स हमें पता होने ज़रूरी है, ये नेचर हमें पता होना ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर ये हमें नहीं पता है तो डेफिनेटली हम जब भी इनसे रिलेटेड रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे कुछ ना कुछ मिस्टेक होने ही वाली है। क्यों? कई बार हम प्रैक्टिस करने के बाद भी गलती कर जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि हमें उनके रूल पता ही नहीं होते, कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है, कौन सी चीज़ को कहाँ पे ड्रॉ करना है, ये अगर नहीं पता है तो हम कभी भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। इसके लिए जब भी आप स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके सारे रूल्स हमें पता होने ज़रूरी है। ये सभी ड्रॉ कर लीजिए, 1 मिनट का वक्त देता हूँ, अगर ड्रॉ हो गया है तो फिर बात करते हैं। चलो, अगर हो गया है तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ओके, व्हाट इज मीन बाय कन्वर्जिंग लेंस या फिर कन्वर्जिंग मिरर, जो भी बोल लीजिए, ऐसी लेंस या ऐसा मिरर जिससे रेज पास होने के बाद
सारी की सारी रेस जब एक पॉइंट पर आकर मिलती हो तो उसे बोला जाता है कन्वर्जिंग इन नेचर। और वही आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर सभी रेस वहां से दूरी पर जा रही है या फिर स्प्रीड हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में, तो उन्हें बोला जाता है डाइवर्जिंग इन नेचर। तो ये याद रखना है, नोट डाउन करके रख लीजिए, व्हाट इज मीन बाय कन्वर्जिंग, व्हाट इज मीन बाय डाइवर्जिंग, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, ओके। अब उसमें क्या है कि सबसे पहले कुछ रूल्स हम नोट डाउन करते हैं। रूल्स फॉर इमेज प्रेजेंटेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ये रूल्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो हम लोग रे डायग्राम्स कभी भी प्रॉपरली नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले रूल पर आते हैं। फर्स्ट रूल देखिए, हम लोग जब कॉनकेव मिरर से मिलने वाले इमेजेस को हम लोग स्टडी करेंगे तो उससे पहले हमें ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है। बट अगर ये नहीं पता है तो शायद हम लोग इसको नहीं ड्रॉ कर सकते। तो पहले रूल पर आते हैं। आपके बुक में जो डायग्राम्स दिए उसी को ड्रॉ करेंगे। एक बात और नोट कीजिए कि जब भी कोई भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो उससे निकलने वाली रेस एक या दो नहीं होती, वो बहुत होती है, मल्टीपल होती है। बट हम लोग जब रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग रेस एक या दो ही दिखाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पर हम मल्टीपल रेस दिखाकर उस डायग्राम को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप रेस दिखाओगे उतने ज़्यादा रेस वहाँ पर उतने ज़्यादा रेज होने की वजह से वो डायग्राम उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इट्स बेटर ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो रेस के हेल्प से आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। अब पहली केस में देखते हैं। मान लीजिए कि अगर कॉनकेव मिरर के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर में ये एक आपका कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर कॉनकेव मिरर में कोई भी इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर जाएगी। ये आपका डायग्राम हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट एफ फोकस, यहाँ से जो एक सेंटर लाइन निकलेगा दैट इज योर नॉर्मल। किस चीज़ के लिए? आई और आर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिए कि जो इंसिडेंट रे है ये है आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका प्रिंसिपल एक्सिस को अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके जाएगी। कहाँ कट करके जाएगी? फोकस पर कट करके जाएगी। पहली चीज नोट कीजिए, कॉनकेव के बारे में चल रहा है ये फिलहाल, ठीक है ना। अब अगर मान लो अगर आपका सवाल ये होता कि सर अगर यही केस कॉन्वेक्स में होती तो क्या? अब कॉन्वेक्स के बारे में भी देख लेते हैं। यहीं पर साथ ही आपके बुक में दोनों एक साथ ही में उन्होंने डिस्कस किए। सॉरी, कॉन्वेक्स अगर ड्रॉ करना है तो अंदर की तरफ ये दिखाना होगा। तो मान लेते हैं कि ये इस तरीके से है और अगर कोई भी इंसिडेंट रे इस तरीके से आती तो अभी लिखवा कर दिया है वहां पर कि कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। वो जो है डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, तो उसकी जो रे है वो यहाँ पर आने ही नहीं वाली, वो सीधी की सीधी बाहर की तरफ निकल जाएगी इस तरीके से। तो ये जो है ये क्या हो गया आपका डाइवर्जिंग नेचर। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। ये रूल है। इसके लिए रूल क्या है? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्रॉस करके जाएगा फोकस पर यहाँ पर क्रॉस नहीं होगा, वो सीधा का सीधा डाइवर्ज हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम निकालें तो मान लेते हैं ये आपका फोकस है और ये यहाँ पर सेंटर है अभी के लिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से ना इस चीज़ को एक बात ऑब्जर्व कीजिए, मतलब इसका इमेज इधर कहीं पर बनने वाला था। सेकेंड थिंग, ये यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका सपोज एक एंगल, ये आपका दूसरा एंगल,
ये आपका R और ये आपका I। ठीक है, अब इसमें मैं दो चीजें लिखवा कर देता हूं। पहला नोट, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, if incident ray is parallel to principal axis, then it will cross to, or it will cut to principal axis. It will cut to principal axis at focus point. It will cut to the principal axis after reflection at focus point. वो क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसे कट करके जाएगा फोकस पर, और इसमें कट करने का कोई चांस है ही नहीं। हाँ, यहां पर इस डायग्राम से और एक नोट कीजिए, लिख कर रखना ये चीज। कॉन्केव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इन फ्रंट होता है, इन फ्रंट। कॉन्केव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलिए या फिर फोकस बोलिए, वो फ्रंट में होता है, और कॉन्वेक्स के केस में देख लीजिए उधर की साइड है, मतलब कहां पर, बैक साइड में होता है। कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस फ्रंट में नहीं होता, वो बैक साइड में होता है। ये चीज नोट डाउन करके रखने जैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एमसीक्यूज अगर में भी वो पूछ सकते हैं। सेकेंड केस में बात करते हैं कि मान लीजिए अभी पैरेलल था पहले, बाद में क्रॉस हुआ है। अब दूसरा, सपोज पहले ही क्रॉस कर कर चले गए, तो कॉन्केव के दूसरे केस में हम देखेंगे कि अगर सपोज ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, मिरर ड्रॉ कर लिया, और अकॉर्डिंग टू रूल कि अगर कोई लाइन, कोई इंसिडेंट लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पहले ही कट करके जा रही है, अभी मैंने बताया ना कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर के सामने रखते हो तो उसमें से बहुत सारी रेज निकलती है, एक दो नहीं, बहुत सारी। बस हम लोग स्टडी करने इसके लिए, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ गिने चुने रेज दिखाते हैं। तो पहला, अगर आप पैरेलल दिखा रहे हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसे क्रॉस करवाओ फोकस से। दूसरा रूल, अगर वो पहले ही क्रॉस करके जा रहा है, मान लो ये फोकस है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ये पहले ही क्रॉस करके जा रहा है तो एग्जैक्टली क्या होगा, उस पहले वाले का उल्टा, मतलब पहले ही क्रॉस करके जा रहा है तो बाद में क्या होगा, वो पैरेलल होगा। और आपको अगर ये करना है तो आप नॉर्मल जब भी इसके केस में ड्रॉ करो, सेंटर से ड्रॉ करना, ये आपका I और ये आपका R, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसे थोड़ा सा पैरेलल अच्छे से ड्रॉ कीजिए, इस तरीके से। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। इसके बारे में लिखा के देंगे। फिर वही केस, आप जब यही केस आप कॉन्वेक्स के बारे में अगर पढ़ोगे, ठीक है, कॉन्वेक्स के बारे में जब पढ़ोगे तो वो तो है डाइवर्जिंग। अब उसमें देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग इसे दिखाएं, सपोज कहीं से आ रहा है तो क्या करेगा, वहाँ से आने के बाद भी वो पैरेलल ही होगा, कुछ इस तरीके से। किसी एंगल पर वो आया तो क्रॉस होकर जाएगा, और वही फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कर दीजिए। तो ये आपका सपोज मान लीजिए फोकस था, और इन दोनों के बीच में से सेंटर में से निकलने वाला एक पॉइंट, वो सेंटर ऊपर की तरफ आए और नीचे की तरफ। हमें मोस्टली कॉन्केव पर फोकस करना है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन कॉन्केव पर आते हैं। कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होने की वजह से उसके बहुत केसेस पर उतना फोकस नहीं किया गया। यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखेंगे, सेकेंड रूल में, इफ इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, if incident ray cut to the principal axis at focus, then after reflection, okay, यहाँ लिख देता हूँ मैं, after reflection it will parallel to the principal
एक्सिस। अगर पहले ही कट कर दिया है तो बाद में पैरेलल हो जाएगा। पहले रूल में पहले पैरेलल था, बाद में कट किया। दूसरे रूल में पहले ही कट कर दिया है तो बाद में क्या बन जाएगा, पैरेलल। बहुत आसान से रूल है, बस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आप याद रखते हो तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, ड्रॉ करते हो कोई भी गलती नहीं होगी। और इस चैप्टर में याद रखना कि डायग्राम्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। जितना प्रॉपरली आप डायग्राम ड्रॉ करोगे उतने इफेक्टिव आपको मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं कि अगर थर्ड रूल, अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल, अगर ये आपका कॉन्केव मिरर बन गया, अगर कोई भी इंसिडेंट रे बोल लीजिए, अगर कोई भी इंसिडेंट रे एग्जैक्टली सी से पास, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आता। मतलब रिफ्लेक्शन वगैरह नज़र आता है पर उनमें कोई चेंज नज़र नहीं आता। वो जिस वे से जाएगा उसी वे से रिटर्न भी आएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी दूसरा चेंज आपको दिखाई देने वाला नहीं है कॉन्केव में। फिर से याद दिला रहा हूँ, कौन सा पॉइंट है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कंफ्यूजन मत होना। इफ द इंसिडेंट रे विल बी क्रॉसिंग फ्रॉम दी और कट टू द प्रिंसिपल एक्सिस and it will goes from the center of curvature, then it will be reflect from the same point से reflect होकर आएगा। ओके, यहाँ पर दूसरा। ओके, अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये आपका पोल हो गया, और यहाँ पर मैं कहीं पर भी एक लाइन दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये, और यही वापस रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, और आपको इसे आगे कंटिन्यू करना है एट द सेंटर। ये आपका फोकस। बार बार आपने एक बात नोटिस की होगी, जितने भी कॉन्वेक्स वाले डायग्राम ड्रॉ हुए उसमें आप इमेजिन कर रहे हो ये आपका जो है, ये हैचिंग लाइन जो आपको दिखाई जा रही है वो मिरर के अंदर का एरिया है। मतलब आपका, हम बार बार वही बात कर रहे हैं, कॉन्केव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बाहर की तरफ होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट होता है उधर की तरफ, और कॉन्वेक्स के केसेस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है वो कहाँ की तरफ होगा, इनसाइड द मिरर होगा, बैक साइड में होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तीसरी नोट में क्या लिखवा के देंगे हम लोग, थर्ड नोट में, इफ इंसिडेंट रे will be passed through, if the incident ray will be passed through center of curvature, then a reflected ray will comes back विथ सेम पाथ, उसी पाथ से फिर से रिटर्न आएगा, वो कहीं भी चेंज नहीं होने वाला। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, अगर ये हो गया है तो फिर उसके आगे आते हैं। इसमें फोर्थ केस अब है, फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल में ऐसा है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल भी नहीं है, क्रॉस भी नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी नहीं जा रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल से ऑब्लिकली किसी इंक्लाइन है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे, मान लो 30 डिग्री 45 डिग्री, तब क्या होगा। तो ये केस को ऐसे समझते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ना पैरेलल है, अगर पैरेलल होता तो बाद में क्रॉस करके जाता, अगर पहले क्रॉस करके जाता तो बाद में पैरेलल होता, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता तो नो चेंज था। अब यहाँ पर क्या बात हो गई कि यहाँ पर अगर कोई भी इंसिडेंट रे एक पर्टिकुलर एंगल पर आ रहा है
तो वो ऑब्लिकली फिर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ निकल जाएगा। और आपको ये तो पता ही है कि एंगल आई और आर सेम ही है हर नेचर में, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, या फिर प्लेन मिरर हो, जो भी हो। अब यही चीज आप लोग इसके बारे में भी देख लो, कॉन्वेक्स वाले के बारे में। कॉन्वेक्स के केस में ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके नोट में क्या लिखोगे? इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इफ incident ray is inclined at an angle then the reflected ray will be also inclined at same angle but in अपोजिट डायरेक्शन। जो ट्रैवल करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, बस एंगल जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। इस चीज को नोट करना। पहले दो केसेस ही आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, दूसरे दो केसेस शायद आपको बहुत इजीली याद भी रह जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर में के केस में नो चेंज है, उसमें याद रखने पर जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे केस में ऑलरेडी हम लोगों ने मिरर के बारे में डिस्कस किया था, प्लेन मिरर में भी यही तो डायग्राम ड्रॉ करवाया है आपसे, बस यही बात है कि वहाँ पर प्लेन मिरर था, यहाँ पर आपको स्फेरिकल मिरर से करवाया है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये चीज़ नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर के लिए। ओके, वेट, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। चलो, अगर हो गया है कॉनकेव मिरर के केस में सबसे पहली बात जो हम नोट करेंगे वो ये है कि कॉनकेव मिरर में कभी भी, जैसे प्लेन मिरर में हमने एक ही सेंटेंस में बात खत्म कर दी थी, क्या थी वो बात कि द साइज ऑफ इमेज विल बी ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बट कॉनकेव मिरर में कभी भी आप एक पर्टिकुलर लाइन में नहीं बता सकते कि जो साइज ऑफ इमेज होगी वो कैसी होगी। क्यों? उसका रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ हर अलग अलग पोजीशन पर कॉनकेव मिरर अलग अलग इमेज बनाता है। इसीलिए जब कॉनकेव मिरर को स्टडी किया जाता है तो कॉनकेव मिरर के 4 से 5 अलग अलग केसेस स्टडी किए जाते हैं, फिर जाकर आपको कॉनकेव मिरर समझ में आता है। इसीलिए बता रहा हूं कि डायग्राम्स को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ जिसे डायग्राम ड्रॉ करना आ गया उसके लिए ये जो चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, अभी तक हमने उसके रूल देखे। जब आप रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आपको क्या क्या देखने मिलता है, इसके जितने केसेस पॉसिबल है उतने अभी स्टडी कर लेते हैं हम लोग। ओके, पहली केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। वो डायग्राम को पहले देख लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, कभी भी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो प्रिंसिपल एक्सिस पहले मार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मिरर को ड्रॉ कर लीजिए। कॉनकेव मिरर है तो मतलब आपका जो हैचिंग लाइन है वो बाहर की तरफ आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ना तो उसका एग्जांपल क्या ले सकते हो आप लोग, सन को ले लीजिए या मून को ले लीजिए, क्योंकि ये
यही कुछ ऐसे केसेस है जिसको हम एट इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, वो काफ़ी दूरी पर है ऐसा। तो वहाँ से निकलने वाले रेज, कुछ रेज हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक रे ये आ गया जो पैरेलल है, दूसरा रे ये आ गया जो ये भी पैरेलल है। किसे पैरेलल है ये दोनों की दोनों इंसिडेंट रेज है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी इंसिडेंट रे है क्योंकि मिरर पर आ रहा है वो। व्हाट इज मीन बाय इंसिडेंट रे? जो मिरर की तरफ आता है। ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी मिरर की तरफ आ रहा है। ये दोनों की दोनों किसे पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। अब ये दोनों की दोनों प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होने वाली रेस, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मीट एट द फोकस। तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं इसे, यहाँ पर क्रॉस कर दिया, सही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर लेते हैं हम, और जहाँ पर वो क्रॉस हो रही है वो आपका क्या होगा? फोकस। बहुत इजी सी डायग्राम थी ये, ठीक है। बस रूल्स याद रखने हैं। यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ? फर्स्ट रूल। दोनों पैरेलल दिखाए हमने, अगर वो दोनों पैरेलल रेस के हिसाब से दिखा रहे हो तो क्रॉस कहाँ पर होंगी? फोकस पर। तो इसके बारे में नोट करवा कर अगर दूं तो नोट, इफ द ऑब्जेक्ट is at infinite distance, या फिर if the object kept at the infinite distance, then its image will be formed on focus point। उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होगी? फोकस पर फॉर्म होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कहाँ पर फॉर्म होगी? फोकस पर फॉर्म होगी। उसके बाद इसके नेचर के बारे में लिखे। नेचर, अब आप ही बता दीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है, जब आप देखते हो मून को या सन को, काफ़ी छोटा, काफ़ी डॉट दिखाई देता है हमें, इसका मतलब उसकी जो उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का जो नेचर होता है वो क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और सबसे लास्ट चीज़ मतलब क्या कि साइज ऑफ इमेज क्या होती है? पॉइंट साइज होती है, बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है। आपके लिए आपके बुक में चार्ट भी दिया है, उसमें से भी आप स्टडी कर सकते हो, या फिर इट्स बेटर उस चार्ट को याद करने से अच्छा आप इस तरीके से याद रखें, डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसकी इमेज जो बनेगी उसका नेचर क्या है, और सबसे लास्ट चीज़ वो क्या है। अब यहाँ पर हम दूसरे केस की तरफ देखेंगे। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपने पहला केस लिखा वो कौन सा लिखा है? बहुत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे सन और मून के बारे में बताया, या फिर कोई भी स्टार के बारे में, वो सभी के समय हमें बहुत पॉइंट साइज की तरह दिखाई देती है। इसीलिए हमने उसके बारे में एग्जाम्पल दिया कि उससे आने वाली जितनी भी रेज, हमने दो पैरेलल ले ली, ये हम पर डिपेंड करता है। यही चीज़ की, यही केस की डायग्राम आप 10 अलग अलग बुक्स में चेक कीजिए, आपको अलग अलग दिखाई देगी डायग्राम, बट रिजल्ट वही दिखाई देगा कि इमेज फोकस पर ही फॉर्म होगा। बस हम लोग बहुत इजी से इजी डायग्राम को स्टडी करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों पैरेलल दिखाकर क्रॉस करवाया है, अब मैं यहाँ पर अगर कोई ऐसी भी रे ले लेता ना कि जो क्रॉस पर आ रही है, तो फिर उसे मुझे पैरेलल ही दिखाना होता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बट हम लोगों को जितना इजी वे से समझाते आए वैसे याद रखिए। पहले वाले के लिए पहला रूल याद रखना है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो वो क्रॉस होकर जाएगा फोकस पर, और इमेज भी कहाँ पर मिलेगी आपको? फोकस पर ही मिलेगी। सेकेंड केस में देखते हैं कि जहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि अब इतनी दूरी पर नहीं रखा है, नज़दीक कहीं पर रखा है, तो अब उसके बारे में देखेंगे। पहले ये ड्रॉ कर लीजिए, वो ड्रॉ हो गया है तो अब दूसरे पर आते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही रूल को फॉलो कीजिए। पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए,
फिर उसके बाद आप एक मिरर दिखा दीजिए, ये हो गया आपका मिरर, कॉन्केव मिरर हो गया। अब मार्क कर दीजिए, आप पर है, आप चाहे तो विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ कीजिए, और बेटर होगा, और इफेक्टिव दिखाई देगा, क्योंकि हमें दिखाना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये फोकल लेंथ से ट्वाइस होता है, उसे थोड़ा याद रखकर फिर करना है। उसने बोला है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बस मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पॉइंट था, देखिए इसके लिए पॉइंट दिखाया था, छोटा सा आपको दिखना चाहिए इसके लिए। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, नजदीक है काफी, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से एक रे मैं पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ, ये इंसिडेंट रे है जो पैरेलल है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। और जो दूसरी है उसे मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि मैं फोकस से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो रिटर्न आएगी, रूल है हमारा तीसरा रूल। और दूसरी जो रे है, जो इंसिडेंट रे है, वो पहला रूल को फॉलो करेगी। वो अगर पैरेलल है तो बाद में वो कहाँ पर क्रॉस करके जाएगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्रॉस करके जाएगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्रॉस करके गई है, तो इमेज जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करके जाएगी वहाँ पर इमेज मिलेगी। ये मेरी इमेज है, मेरी मतलब सॉरी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने जैसी है कि पहले देखो, फिर से बता रहा हूँ, इंसिडेंट रे जो पैरेलल है वो क्रॉस होकर गई है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है वो फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न जा रही है। तो एक बात ऑब्जर्व करने जैसी है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, इमेज फोकस पर थी, यहाँ पर बन रहा था फोकस पर, और जैसे ही वो नजदीक आया इमेज क्या हो गई, थोड़ी हल्की सी दूरी पर आ गई। अब ये चीज़ याद रखना, जैसे जैसे 3, 4, 5 केसेस देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो नज़दीक जाएगा मिरर के, और इमेज जो है वो दूर दूर जाएगी। ऑब्जेक्ट पहले छोटा नज़र आ रहा था तो इमेज भी काफ़ी छोटी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाएगा, मतलब मिरर के पास जाएगा, वैसे वैसे इमेज दूरी पर जाएगी बट मैग्नीफाइड होती हुई जाएगी, इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम लोग फिर अब नोट लिखवा देते हैं। नोट पहली नोट कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूरी पर है तो इफ ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर then its image form between focus and center of curvature। ये हमेशा के लिए याद रखना है। सेकेंड केस की डायग्राम ड्रॉ करने को बोलेंगे बियॉन्ड सी, तो हमेशा इमेज आपको सी और एफ के बीच में ही बनानी है। और पहले वाले केस में पॉइंट साइज इमेज मिली थी तो उससे थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी, इतना पक्का है, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है सेकेंड, उसके नेचर पर। नेचर क्या होगा इमेज का वो देख लेते हैं। उसका भी जो नेचर है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और सबसे लास्ट चीज़ जो पोजीशन है, पोजीशन बोलिए या फिर उसकी जो भी है आपका साइज वो डिमिनिश्ड होगा। और पोजीशन तो यहाँ पर लिखवा ही दी आपको, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जब भी केसेस पढ़ रहे हैं तो आपको ये ऑब्जर्व हो रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के काफ़ी नज़दीक आ रहा है और जो इमेज है वो धीरे धीरे मिरर से दूरी की तरफ जाएगी। ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है और इमेज लेफ्ट साइड की तरफ मूव होती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्जेक्ट पहले छोटा था साइज, तो इमेज की साइज भी छोटी थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है बड़ा बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे ये भी क्या होते जाएगा, आपको मैग्नीफाइड होते हुए दिखाई देगा। अभी के लिए आप ये 2 केसेस नोट कर लीजिए, रूल्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इन डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वीडियो को पॉज करके बार बार पहले देखिए कैसे ड्रॉ किया है। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद भी हमें और 2-3 केसेस देखनी है कॉन्केव के ही केसेस में। पहले इनफाइनाइट पर था, अब उससे यहाँ पर था इनफाइनाइट, फिर अब नज़दीक आ गया, फिर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, फिर उससे नज़दीक, फिर उससे नज़दीक जाएगा। तो 2-3 केसेस हमें इसमें पढ़ने हैं, उसमें और हमें देखना है कि डायग्राम कैसे आएगा वगैरह वगैरह। तब तक के लिए आप ये सब नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अपना स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। हम लोग फिर से 3rd-4th लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।